श्री विश्वराज सिंह मेवाड़। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंध प्राधिकरण विधेयक 2024 पर अपने विचार रखने की अनुमति दी, जिसके लिए आपको धन्यवाद। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने गंभीर और इम्पोर्टेंट विषय पर एक विधेयक प्रस्तावित किया है। हम सब जो है यहाँ विधानसभा में अलग अलग क्षेत्र से चुन के आए हैं और हम सभी का जो लोगों के साथ एक तरह के एक सीधी सी जिम्मेदारी है, सीधी जवाबदारी है। लेकिन कई बार विधानसभा में और सरकार में ऐसे विषय आते हैं जिनके बारे में बारीकी में जानकारी होना नामुमकिन है, और तब जो है हम प्रशासन से या अधिकारी जन से राय लेते हैं, और ये जो हमारे लोगों के प्रति जो सीधी जिम्मेदारी है उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये निर्णय लेना है कि हम वो राय लें कि हम राय न लें। साथ ही साथ एक ये लोगों के जन भावना यह भी है कि जो प्रशासन के तौर तरीके हैं, प्रशासन के काम करने के मापदंड है वो अलग हैं, और हमें जो है यही देखना है कि ये जो हमारी सीधी जिम्मेदारी है वो हम निभा रहे हैं कि नहीं। साथ ही साथ लोगों के मन में यह भी भावना है कि जो भी संपत्ति या जो भी कार्य प्रशासन के हाथों में है वहाँ कहीं ना कहीं कभी कमी नजर आती है। तो अगर ये जो विधेयक जो है कि राजस्थान क्षेत्र के सभी भू स्रोतों पे लागू होगा, तो मेरे ख्याल से पहले प्रशासन और सरकार को यह भी देखना चाहिए कि जो भी भूजल स्रोत उनके नियंत्रण में है, भले बावड़ी है, कुंड है कि और कोई स्रोत है, कि पहले के जो जल व्यवस्था है उन्हें सुधार लें, तो ये जल की जो गंभीरता है उसमें भी सुधार आएगा। और इस जहां तक ये विधेयक है, इस विधेयक के लिए भी जरूर कोई न कोई राय ली होगी, प्रशासन से राय ली होगी, अधिकारियों से राय ली होगी। और एक विधेयक को एक अच्छे विधेयक कहने के लिए एक दो तो जरूरतें हैं कि वो न्याय संगत हो और इसमें स्पष्टता हो। तो अगर इन दोनों चीजों की अभाव होगी तो फिर या तो उद्देश्य हासिल करने में कमी रहेगी, या नहीं तो एक अस्पष्ट विधेयक कई बार एक भ्रष्टाचार का एक जड़ बन के रह जाता है। यह लोगों की मंशा है, यह लोग सोचते हैं। तो अगर हम इनके कुछ खंड देखें, जैसे खंड नंबर 9 में लिखा गया है कि अगर गठन में कोई त्रुटि हो तो इस आधार पे कोई आवाज नहीं उठा सकता, प्रश्न नहीं उठा सकता है। तो ये एक तरह से न्याय संगत नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इस आधार पे अगर कोई गलत लोग बैठ के या गलत तरीके से बैठ के, गलती से बैठ के कोई निर्णय लें, वो निर्णय भी लागू होगा, और इस खंड पे कोई न कोई कभी न कभी न्यायालय में उसको इस मुद्दे को उठा सकते हैं, उसको चुनौती दे सकते हैं। अगर हम खंड 13 देखें तो खंड 13 में यहाँ स्पष्ट तौर से नहीं कहा जा रहा है कि ये किन किन भू स्तरों, किन किन भूजल स्रोतों पे लागू होगा। क्या ये जो भू स्रोत है जो निजी क्षेत्र में है या सरकारी क्षेत्र में है या कोई और क्षेत्र में है, अगर ये भू स्रोत है लेकिन अगर काम में नहीं आ रहे हैं, क्या उनके भी लागू होगा? अगर भू स्रोत सूखे हुए हैं लेकिन आगे काम में आ सकते हैं, क्या उन पे भी लागू होगा? और ये खंड 13 में ही लिखा गया है, 13H में लिखा गया है कि अगर कोई ऊर्जा का प्रयोग होता है पानी को निकालने के लिए, तो इसको रजिस्टर करना अनिवार्य है। तो इसका क्या मतलब यही है कि जो पुराने तरीके से पानी निकाल रहे हैं उनको रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है? यह भी खुलासा नहीं किया गया है। खंड 13(3)H में हितकारी की बात करी गई है। अब भूजल के हितकारी कौन है? भूजल की तो कोई सीमा है ही नहीं। तो किस मापदंड से और कैसे हम तय करेंगे कि यही हितकारी हैं और वो हितकारी नहीं है? अगर हम खंड 14 देखें तो खंड 14 अनुसार अगर आपको भूजल प्रयोग करना है, अगर आप कुछ इंतजाम लगाते हैं भूजल निकालने के लिए या बदलते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। और आगे जाके यही खंड में कहा जाता है कि अगर आप कृषि उपयोग के लिए पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये खंड जो पानी निकालने की जो इंतज़ाम है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन है, पानी उपयोग के ऊपर रजिस्ट्रेशन है, किसके ऊपर रजिस्ट्रेशन है। और अगर आप तकनीक बदलता रहे तो पानी खींचने के तरीके भी बदलते रहेंगे, तो हर बार नया रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है या नहीं है। खंड 14 में अगर हम देखें तो टैरिफ की बात की जाती है कि पानी के प्रयोग पे टैरिफ लगाया जाएगा।
लेकिन कई बार जो है जो भूजल स्रोत है उसमें उनमें अलग अलग कनेक्शन नहीं है, वो एक ही कनेक्शन से अलग अलग उपयोग में पानी लिया जाता है। तो आप किस तरीके से नापेंगे कि किस उपयोग के लिए पानी लिया जा रहा है, किस तरीके से ये सब तय किया जाएगा कि किस उपयोग के लिए पानी लिया जा रहा है। और अगर आप खंड 19 में देखें तो फिर लिखा गया है कि अगर आप अनधिकृत उपयोग करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो ये अनधिकृत उपयोग कौन तय करेगा? जो खंड 17 में जो अफसर नियुक्त किया गया है वो तय करेंगे। और 19(1)(i) में भी ये भी लिखा गया है कि अगर आप पानी का उपयोग के लिए आप कोई इंतजाम लगाएंगे या उसको बदलेंगे तो उनकी स्वीकृति अनिवार्य है। सिर्फ उन क्षेत्रों में जहां स्वीकृति जरूरी है, दूसरों क्षेत्रों में नहीं। तो ये कौन से क्षेत्र में है जहां स्वीकृति जरूरत नहीं है, इसका खुलासा भी नहीं किया गया है। और खंड 21 में अगर हम देखें तो वहां लिखा हुआ है कि अगर किसी के ऊपर कोई यह साबित कर दे कि जो भी गलत काम हुआ है उसके जानकारी में नहीं था या उन्होंने सब ख्याल रखा फिर भी गलत काम हो गया है तो उसे निर्दोष पाया जाएगा। लेकिन न्याय का एक फाउंडेशन ऑफ लॉ है, एक है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन यहाँ तो बात है कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है उसको साबित करना है कि वो इल्ज़ाम गलत है। तो ये तो न्याय संगत नहीं है और एक तरह से एक खराब प्रधानता भी बन सकता है। और खंड 23 में लिखा है कि अगर कानून को, अगर न्यायालय को इसको ध्यान में लेना है तो जो भी शिकायत है वो लिखित में आनी चाहिए। तो ये शिकायत की प्रक्रिया क्या है? अगर वो जांच अफसर पहले शिकायत करेगा फिर कानून का कोर्ट में जाएगा, इसकी क्या प्रक्रिया है, इसके ऊपर कोई खुलासा नहीं है। तो मेरा यह आग्रह है कि इन जो विषय उठाए गए हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा सुधार हो। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है, उसको थोड़ा सुधार करके इसको पारित किया जाए।